रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई थी। मैंने अपनी नंद को आंगन में चलते फिरते देखा तो उसे देखकर मुझे रात का वाकया याद आ गया। वो याद करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जैसे ही नंद के बेटे को प्यार करने लगी तो मेरी जेठानी जहरीले लहजे में बोली, अगर तुम बांझ ना होती तो आज तुम्हारे भी बच्चे होते। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि आपको किसने इस बात की दलील दी है कि मैं बांझ हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी कि जिसकी 5 साल तक कोई औलाद न हो तो इसका यही मतलब होता है, वो तो तुम्हारा पति अच्छा है और तुमसे प्यार करता है, इसलिए उसने तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं जानती हूँ सब कुछ तुम हम सबसे छुपा रही हो, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। तुम्हारे पति की माँ मैं ही हूँ। मैंने उसका पालन पोषण किया है। अगर यही चलता रहा तो मैं उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दूंगी जो उसे औलाद दे सकती हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई। अब कुछ भी हो जाए मैं साबित करना चाहती थी कि मैं बांझ नहीं हूँ। मैंने अपनी एक दोस्त को कॉल की, वो डॉक्टर थी। क्या तुम कल फ्री हो? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी कि खैरियत तो है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने कहा कि हाँ खैरियत है, मुझे अपने कुछ टेस्ट करवाने हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल खामोश हो गई, फिर मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो औरत मुझे ठीक नहीं लगती। तुम अपने पति को कहकर अलग घर में क्यों शिफ्ट नहीं हो जाती? ऐसी लड़ाई झगड़ों से जान छूट जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। मैं उसे क्या बताती कि मैंने अपने पति से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया। वो कहता था कि अपनी लड़ाई झगड़े खुद ही सुलझाया करो, मुझे इन चीज़ों में शामिल ना किया करो। बाहर के काम क्या कम होते हैं निपटाने के लिए जो मैं तुम लोगों की इन झगड़ों में भी रुचि लेना शुरू कर दूं और अपना दिमाग खराब करवा के बैठ जाऊं? अपने पति को कुछ भी कहना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो अपने भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने अपनी दोस्त को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई और कल ही मुझे अपने पास आने को कहा। अब मुझे हर हाल में अपने टेस्ट करवाने थे। थोड़ी देर के बाद मेरा पति घर में दाखिल हो गया और आंगन में खेलते हुए बच्चों को प्यार करने लगा। मैं एक बार फिर हीन भावना का शिकार हो गई। मैं कैसी औरत थी जो अपने पति को एक बच्चा भी नहीं दे सकती थी? खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगी। ना जाने मेरे भविष्य का क्या होगा। अगर मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं बांट सकती थी, जबकि मेरी जेठानी बार बार मुझसे यही कह रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया। मेरी आंखें रोने की वजह से लाल थीं। मुझे देखकर वो परेशान हो गए और पूछने लगे क्या हुआ है। उसके पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और जेठानी की बातों के बारे में बताया कि कैसे वो तुम्हारी बहन के सामने मुझे ताने देती हैं, उन्हें ज़रा ख्याल नहीं है। क्या यार, मैं घर में आराम करने के लिए आता हूँ और यहाँ आकर तुम लोगों के मसले शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इन मसलों में ना घसीटा करो। अगर भाभी कुछ कहती हैं तो तुम उनकी बात मान लिया करो, क्योंकि वो तुमसे बड़ी हैं, और अगर कोई गलत बात भी कहती हैं तो उस पर सब्र किया करो। मेरी माँ के बाद उन्होंने में ही मेरी परवरिश की है। अब अगर जाकर मैं उनसे हिसाब लूँ तो उन्हें कितना दुख होगा। जिस बच्चे को उन्होंने अपने हाथों से खिलाया और बड़ा किया, आज वही बेटा उनसे हिसाब लेने चला गया। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और लेट गई। बाद में मुझसे काफी बातें करता रहा, लेकिन मैं उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैं उसे यही महसूस करवा रही थी कि मैं सो गई हूँ। हालांकि वो जानता था। सुबह जब मैं उठी वो पहले ही ऑफिस जा चुका था। रात को मैंने उससे बात करनी थी कि मुझे चेकअप करवाने जाना है, लेकिन वो पहले ही अपने ऑफिस चला गया। मैं सोकर उठी तो मेरी जेठानी किचन में थी। मुझे देखते ही वो शुरू हो गई। खुल गई महारानी की आंख। अब ये तुम्हारा अपना घर नहीं है बल्कि ससुराल है, और ना ही यहाँ पर तुम्हारे नखरे उठाने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है। भाभी अपनी भाभी की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। 9 बजे चेकअप करवाने जाना था, 8 बज चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू कर दी। मेरी जेठानी ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। मेरी इस हरकत पर वो और आग बबूला हो गई। 10 मिनट पहले ही मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। वहां मेरी दोस्त पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो मुझसे कहने लगी, मैं तो समझ रही थी कि तुम कुछ और ही जिंदगी गुजार रही होगी। आखिर तुमने लव मैरिज की थी, मैं नहीं जानती थी कि तुम ये सब सह रही हो। उसकी ये बात सुनकर मैं अपने पास्ट में खो गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा एक कंपनी में वर्कर थे, जबकि मेरी माँ मोहल्ले वालों के कपड़े सीती थी, और ऐसे हमारे घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। मैंने भी माँ से सिलाई सीख ली थी और लोगों के कपड़े सीने लगी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन मैंने अपने पापा से ख्वाहिश की कि मुझे आगे पढ़ना है। मेरे पापा मेरी हर इच्छा को मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देते थे, चाहे वो उनके बस में हो या ना हो। उन्होंने मेरा एडमिशन आगे कॉलेज में करवा दिया और यूं मैं कॉलेज जाने लगी। मैं अपने खानदान की पहली बेटी थी जो घर से बाहर निकली थी। मेरे परिवार वालों ने इस पर बहुत बातें बनाई और मेरे पापा से कहा कि लड़की हाथ से निकल जाएगी, बिगड़ जाएगी।
लेकिन मेरे पापा को मुझ पर यकीन था, उन्होंने किसी की बात ना सुनी और मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया। मेरी मंगनी बचपन में ही मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। बहुत लोफर और आवारा था और उसकी इमेज बहुत बुरी थी। मेरी कॉलेज में मेरी बहुत सी दोस्त बन चुकी थी। एक तो मैं खुशमिजाज थी और दूसरा मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। सारे टीचर्स मेरी बहुत इज्जत करते थे और दूसरे बच्चों को मेरी मिसालें देते थे। लेकिन एक लड़की थी जो मुझसे हमेशा जलती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैंने इस लड़की का क्या बिगाड़ा है। मैंने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वभाव बहुत बुरा था। वो फिर उसकी हरकतों से मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती कि मेरी किसी न किसी तरह टीचर से बेइज्जती होती रहे, लेकिन मैं हमेशा बच जाती। मैं उसे दूर रहना शुरू हो गई थी। एक दिन मेरी दोस्त मेरे पास भागती हुई और मुझसे कहने लगी कि वंदना ने तुम्हें हर जगह बदनाम कर दिया है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे लोफर मंगेतर का नाम मेरे नाम के साथ जोड़कर हर किसी को बता रही थी कि ये कितने बुरे लोग हैं। उसकी बातें सुनने के बाद मैं रोती हुई प्रिंसिपल के ऑफिस चली गई और उन्हें सारी बात बताई। वंदना ने फिर सबके सामने मुझसे माफी मांगी। उसने फिर मुझसे दोस्ती कर ली। मैं नहीं जानती थी कि वो आस्तीन का सांप है और अब भी मेरी दुश्मन है। उसने मेरे घर में आना जाना भी शुरू कर दिया। एक दिन वो मेरे घर से बाहर निकल रही थी कि जब मेरा मंगेतर घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरा मंगेतर लाख लोफर सही, लेकिन वो बहुत हैंडसम था। हमारे खानदान में 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी करने का रिवाज था। मेरी उम्र 17 साल की हो चुकी थी। मुझे पता था कि अगले साल मेरी शादी हो जाएगी। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी शादी रुक जाए और मैं आगे पढ़ लूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। मुझे आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाती। बस मुझे अपने माँ बाप से परमिशन की ज़रूरत थी। लेकिन मैं परमिशन लेते हुए भी डर रही थी। अगले ही दिन मेरी होने वाली सास मेरे घर आ गई और दोबारा रिश्ते की बात करने लगी और कहने लगी कि अगले साल हमारी बेटी इस वक्त हमारे साथ होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे उनके बेटे में ज़रा भी रुचि नहीं थी। लेकिन एक बात जो मैं आजकल नोट कर रही थी वो ये थी कि मयंक ने मुझे तंग करना छोड़ दिया था। अब वो कॉलेज जाते हुए मेरा रास्ता नहीं रोकता था और ना ही मेरे घर पर आकर मुझे छेड़ता था। ये बात मुझे थोड़ा हैरान कर रही थी, लेकिन मैं खुश थी। मैं समझ रही थी कि शायद वो सुधर गया है। लेकिन मामला कुछ और ही था। एक दिन मैं आंटी के घर गई। मुझे उन्हें कुछ सामान देना था। मैंने देखा कि मयंक छत पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुस्कुराहट उसके चेहरे से हट नहीं रही थी। मुझे देखकर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और दोबारा फोन पर बिजी हो गया। उसकी हरकत देखकर मुझे बहुत हंसी आई। लेकिन मैं आंटी को सामान देकर घर वापस आ गई। 1-2 दिन के बाद मेरा फिर आंटी के घर जाना हुआ। मैं आंटी की गली में ही थी कि जब मुझे मयंक के चिल्लाने की आवाज आई कि मैं किसी भी तरह दीपिका से शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। आंटी उससे कह रही थी कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पहले तो तुम हर वक्त उसी का नाम लेते रहते थे, अब ऐसा क्या हो गया जो वो तुम्हें पसंद नहीं रही। तो मयंक कहने लगा वो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करती है और वो मेरी किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देती। मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी हर बात माने और मुझसे इज्जत से बात करे। उसकी बातें सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने तो कभी उससे बात ही नहीं की थी। बदतमीजी तो दूर की बात है। आंटी उसे समझाने लगी और उसकी विनतियां करने लगी, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है जिसके पीछे ये पागल हो रहा है। फिर मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। आंटी ने मयंक से पूछा कि कौन है वो। तो नाम सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। वो कोई और नहीं बल्कि वंदना थी। अब मुझे सारी कहानी समझ में आ गई। जरूर वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। वो ये समझ रही थी कि मेरा मंगेतर मुझसे छीनकर उसने मुझे हरा दिया है, जबकि उसने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया था। अब मैं उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब आंटी आए और मंगनी तोड़कर जाए। मंगनी टूटने के बाद फौरन बाद ही मैंने अपने घर वालों को इमोशनल करना करना था और आगे पढ़ने के लिए परमिशन लेनी थी। मेरी माँ काफ़ी परेशान थी क्योंकि कुछ दिनों से आंटी ने हमारे घर में आना जाना बंद कर दिया था। ना जाने ऐसी क्या बात है, पहले तो हमेशा यही पाई जाती थी। मैंने माँ से कहा कि परेशान न हो, जरूर उन्हें कोई काम होगा घर में। माँ ने मुझसे कहा कि अपनी आंटी के घर जाकर पता करके आओ। मैंने जाने से मना कर दिया। उसी वक्त ही आंटी घर के अंदर दाखिल हो रही थी। वो शक्ल से काफी परेशान लग रही थी। वो आकर मेरी माँ के पैरों में बैठ गई। मेरी माँ एकदम से पीछे हट गई और कहने लगी पागल हो गई हो, ये क्या कर रही हो, मुझे माफ कर दो। आंटी मेरी माँ से माफी मांगने लगी और रोने लगी। हालांकि ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। वो अपने बेटे की वजह से मजबूर थी। औलाद अपनी माँ से ना जाने क्या क्या करवाती है। फिर उन्होंने मेरी माँ को सारी बात बताई। मयंक दीपिका से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वो किसी और लड़की को पसंद करने लगा है। ना जाने वो कौन है, मैंने तो उसका नाम भी पहली बार सुना है। मैंने आंटी को बताया कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बात सुनकर आंटी हैरान हो गई कि तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मेरी माँ को रिश्ता टूटने पर बहुत दुख हुआ।
मेरे पापा ये बात सुनकर तैश में आ गए, क्योंकि हमारे परिवार में कभी भी कोई रिश्ता नहीं टूटा था। पापा को कंपनी की तरफ से शहर में एक घर मिल गया। मैंने पापा से जिद की कि हम शहर चले जाते हैं, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। पापा मेरी बात मानकर शहर आ गए। शहर आकर माँ का काम और अच्छा चलने लगा, जिससे घर के हालात ज्यादा बेहतर हो गए। और वंदना ने मयंक को धोखा दे दिया। उसे तो सिर्फ मुझसे बदला लेने से मतलब था, जो उसने ले लिया था। आंटी ने दोबारा माँ से मेरे लिए बात की, तो माँ ने मना कर दिया कि मेरी बेटी कोई गिरी पड़ी नहीं कि जिसका जब दिल करे रिजेक्ट कर दे, और अगर वहां बात ना बने तो फिर आ जाए रिश्ता लेने। मैंने भी सुख की सांस ली। अब मैंने माँ से बात की कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद मुझे अनुमति मिल गई और मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी। यूनिवर्सिटी की जिंदगी मेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर थी। अपनी इच्छा पूरी होने जाने पर मैं बहुत बिजी थी। वहां पर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो वैसा ही था जैसे मैं अपने लिए पार्टनर चुनना चाहती थी। वो भी मुझे बहुत पसंद करने लगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख लिया था। फिर धीरे धीरे मैं अपना मकसद भूलने लगी। अब मैं एक एवरेज बच्ची बन गई थी। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। मेरी दोस्त ने मुझे समझाया कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती, तो फिर तुम कैसे हामी भर सकती हो। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और साथ ही वो अपने होलिये से काफी अच्छे खानदान का लगता है। वो मेरे पागलपन पर काफी हैरान थी। रचना अगले सेमेस्टर के बाद ही मुझसे अलग हो गई, क्योंकि उसका एडमिशन मेडिकल में हो गया था और वो डिग्रियां मजबूरी में ले रही थी। मेरी दोस्त के बाद मुझे समझाने पर कोई भी न सम रहा, और फिर मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद रवि ने मेरे घर पर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले ये रिश्ता करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक भाभी ही थी। उनकी बातों से लग रहा था कि पूरे घर पर सिर्फ उन्हीं का राज है। लेकिन मैंने अपने माँ पापा को मना लिया और यूं मेरी शादी रवि से हो गई। मैं अपनी पसंद की शादी पर बहुत खुश थी। रवि मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इस घर में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रवि कोई भी काम अपनी भाभी की मर्जी के बगैर नहीं करता। रात को रवि ने मुझसे पूछा कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है। मैंने उससे नैनीताल जाने का बोला। सुबह भाभी ने कह दिया कि अभी जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही रवि का प्लान भी बदल गया। उस दिन मैं रवि से बहुत लड़ी कि अब तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, फिर तुम भाभी पर क्यों डिपेंड हो। तब उसने मुझे चुप करवा दिया। फिर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि ये सब कुछ जेठानी के कब्जे में ही है। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनका दिल जीत लूं, लेकिन मैं इसमें नाकाम रही। शादी के 2 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मेरे घर में कोई औलाद नहीं थी। रवि ने मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया था, लेकिन जेठानी हर वक्त मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहती कि तुम्हारे घर में कभी औलाद नहीं हो सकती, तुम बांझ हो। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं अपना टेस्ट करवाना चाहती थी, ताकि मैं सबको बता सकूं कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ऐसा कुछ भी ना हो जैसा वो कह रही हैं। मैंने खुद से भी ये वादा किया था कि अगर मैं वाकई बांझ हुई तो मैं रवि की जिंदगी को और नर्क नहीं बनाऊंगी, बल्कि उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी या उसे दूसरी शादी की परमिशन दे दूंगी। ये सोच आते ही मुझे लग रहा था कि कोई मेरी आत्मा के जख्म उधेड़ रहा हो। मेरी दोस्त ने मुझे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेरी रिपोर्ट्स आ गईं। मैंने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली, लेकिन मेरी खुशी की हद न रही, क्योंकि मुझमें कोई कमी नहीं थी। मैंने खुशी से अपनी दोस्त को गले लगा लिया और घर वापस आ गई। आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी जेठानी दोबारा मुझे छेड़ने लगी, लेकिन मैं उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। ना ही मैं उनके किसी सवाल का जवाब दे रही थी, और खामोशी से अपने कमरे में आ गई। मैं अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। मैं चाहती थी कि अब मेरा पति भी अपने टेस्ट करवा ले, ताकि उसके बारे में भी मुझे पता चल जाए। रात को उसकी वापसी लेट हुई। जैसे ही वो कमरे में आया तो मैं उठकर बैठ गई और एक्साइटमेंट में बताने लगी कि मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ खास रिस्पांस नहीं दिया और अपना कोट उतारने लगा। मैंने उसे अपनी रिपोर्ट दिखाई और कहा कि ये देखो, मैं बांझ नहीं हूँ, तुम भी अपने टेस्ट करवा लो ताकि तुम्हारे बारे में भी पता चल जाए। मेरी ये बात सुनने की देर थी कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, और वो गुस्से से बोला कि तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं बांझ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। उसकी बात सुनकर मैं बौखला गई। मैंने आज से पहले उसका ये गुस्सा नहीं देखा था। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने टेस्ट करवा लो। तो रवि कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है टेस्ट करवाने की। कमी मुझ में नहीं, कमी तुम में है। हो सकता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स झूठी हो, बांझ में नहीं तुम हो। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि एकदम से मेरे पति को क्या हो गया है और वो ऐसी कैसी बातें कर रहा है। मैं रोने लगी और वो घर से बाहर चला गया। उस दिन के बाद से मेरे पति का रवैया मुझसे बुरा हो गया। वो मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, जबकि मेरे दिल में शक पक्का होता जा रहा था कि जरूर मेरे पति में कोई कमी है। इसी वजह से वो अपने टेस्ट नहीं करवा रहा। अगर उसमें कमी ना होती तो वो फौरन मेरे साथ चला जाता, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसने इस बात को ईगो का मसला बना लिया है।
अब उसने मुझे बेऔलादी के ताने देना शुरू कर दिए और साथ ही मुझे धमकी भी देता कि मैं जल्दी दूसरी शादी कर लूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ दिन बाद मैंने अपने पति से दोबारा बात करने का फैसला किया, लेकिन वो मेरी किसी भी बात को नहीं सुन रहा था, बल्कि मेरी रिपोर्ट्स को झूठा कह रहा था, जबकि मुझे लग रहा था कि मेरा पति झूठा है। वो अपनी कमी छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और यही वजह है कि वो टेस्ट नहीं करवा रहा। मेरा इस घर में दम घुटने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन मैं आंगन में बैठी हुई थी और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। शाम का समय था, थोड़ी देर बाद मेरे पति का घर वापस आ जाना था, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने की कोई खुशी नहीं होती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुई कि इस वक्त कौन आ गया। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जिसने मुंह ढका हुआ था। उसकी आंखों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जबकि हाथ में उसने एक बच्चा उठा रखा था। वो बच्चा जोर शोर से रो रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो, तो उसने बच्चा मेरे सामने की ओर कहने लगी कि तुम्हारे पति ने मुझ पर जुल्म किया है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई और उससे कहने लगी कि क्या मतलब इस बात का, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। मैं उसका मुंह खोलने लगी थी कि पीछे से जिठानी ने मुझे आवाज दी। मैं जैसे ही पलटी तो वो लड़की वहां से भाग गई। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो एक रिक्शे में बैठकर चली गई। मेरा खून खौल रहा था। आखिर वो लड़की कौन थी और वो बच्चा किसका था। मैंने फैसला किया कि आज अपने पति से ये सारी बात क्लियर करूंगी कि कहीं मेरे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। ये सोच आते ही मेरा खून खोलने लगा। मुझे और गुस्सा मेरी जेठानी दिला रही थी। उन्होंने लड़की को देख लिया था और हमारी बातें भी सुन रही थी, और मुझसे बार बार कह रही थी कि मैं तुम्हें ना कहती थी कि तुम्हारा पति जल्दी तुमसे तंग आ जाएगा और दूसरी औरत के पास चला जाएगा। पता नहीं तुम्हारे पति का बच्चा जायज भी है या नाजायज। चलो कोई नहीं, वो जल्दी उससे शादी कर लेगा, या शायद पहले ही वो लड़की उसकी पत्नी हो। मेरा दिमाग सोच सोचकर फट रहा था। मुझे बहुत ज्यादा बेबसी का एहसास हो रहा था। मुझे बिला वजह अपने पति की हरकतों पर डाउट होना शुरू हो गया था। मैं काफी दिनों से देख रही थी कि वो काफी देर से किसी फोन पर बात करता रहता था और बात करने के दौरान उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती थी। लेकिन मैंने कभी भी उस पर शक नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। दूसरा, उसने रात को लेट आना शुरू कर दिया था। अब उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से बहने लगे। और उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया था। मैंने अपने पति से हमेशा प्यार किया और हमेशा उसे इज्जत दी। ये कुछ दूरियां थी जो हमारे बीच आ गई थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये जल्द खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरे पति ने जो किया था वो किसी तरह भी माफी के लायक नहीं था। मैं बेसब्री से अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे मेरे पति को मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैं शुरू हो गई। क्या मिला तुम्हें ये सब करके। वो पहले ही काफी थका हुआ था। मेरी बात सुनकर वो झुंझला गया और कहने लगा कि अब क्या बकवास कर रही हो, मैं बहुत थक गया हूँ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। उसकी बात सुनकर मैं बोली कि आज एक लड़की तुम्हारे जरिए मेरे घर अब में आई थी। मेरी बात सुनकर उसने चौंककर मुझे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, कौन लड़की, क्या हुआ। वो हैरान हो गए। तुमने तो ये सोचा होगा कि मुझे कभी भी इस बारे में पता ही नहीं चलेगा और मैं कभी भी तुम्हारी सच्चाई नहीं जान पाऊंगी। अब अगर तुमने और कोई बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे सीधे सीधे बताओ कि आखिर मसला क्या है। मैंने उसे बताया कि उस लड़की ने एक हाथ में बच्चा उठा रखा था। उसने बच्चा मेरे सामने किया और बोली कि तुम्हारे पति ने मुझ पर जुल्म किया है। जरूर वो तुम्हारी कोई प्रेमिका होगी और वो बच्चा तुम्हारा होगा। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे पति ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। अगर इसके बाद भी तुमने कोई बकवास की तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनकर मैं कांप गई। फिर इसके बाद मैं और मेरा पति एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो गए। हम एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे के मामले में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करते थे और ना ही एक दूसरे से कोई बात करते थे। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर आया। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसने कहा कि मुझे आपका एक कंप्लीट चेकअप करना होगा। कंप्लीट चेकअप करने के बाद मुझे जो खबर सुनने को मिली, मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान आकर गिर गया हो। डॉक्टर ने मुझे बताया कि कोई आपको दवाइयां दे रहा है ताकि आपका बच्चा ना हो सके। मेरा सबसे पहला शक मेरी जिठानी की तरफ गया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे पति इसको इस बारे में कुछ न बताइएगा। डॉक्टर ने मेरे पति से यही कहा कि कोई गलत चीज खा ली थी जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। अब मैंने जिठानी का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दिया और ना ही उनकी बनाई हुई कोई चीज खाती। एक दिन मैंने जिठानी को अपने दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया, जिससे मेरा शक और पक्का हो गया। मेरे पापा ने मेरे और मेरे पति की दावत रखी थी। जब हम वहां से वापस होकर घर के अंदर दाखिल हो रहे थे तो जेठानी की आवाज हमारे कानों में पड़ी। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द दीपिका को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी और तुम्हारी शादी में रवि से करवा दूंगी। मैं उसे जो दवा दे रही हूँ उससे उसके बच्चे नहीं होंगे
और बहुत जल्द रवि दीपिका को छोड़ देगा, लेकिन तुम्हारा ड्रामा सबसे अच्छा था। कैसे तुमने दीपिका को बेवकूफ बनाया और दीपिका ये समझने लगी कि वो औरत रवि की पत्नी है और वो बच्चा रवि का है, जबकि वो तो तुम ही थी। ये कहकर वो दोनों ताली मारकर हंसने लगी। मैंने रवि को देखा, रवि खामोश नजरों से मुझे ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं खुश थी और भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि जेठानी का असली चेहरा रवि के सामने आ गया। जब हम लाउंज में गए, जेठानी अपनी भांजी के साथ बैठी हुई थी। वो दोनों हमें देखकर शॉक्ड हो गई थीं। मेरे पति ने उनसे कोई बात न की, कमरे में चला गया। बाद में मेरे पति ने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी और हम अलग घर में आज अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर